गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए आपके सामने क्लास 11 का केमिस्ट्री चल रहा है, जो चैप्टर 2 एक लंबा चैप्टर होता जा रहा है। इस चैप्टर में आपका पार्ट 11 वीडियो है। देखिए पार्ट 11 में जो होता है आपका, वो पार्ट 11 और या 9, 10 जो होते हैं, ये कभी कभी आपका मिस्टेक हो जाते हैं। लेकिन जो आपको टैगलाइन पे लिख के आता है कौन सा पार्ट है, वो पार्ट सही रहता है, क्योंकि उसको मेंशन किया जाता है बाद में क्लियर देके कि आपका कौन सा पार्ट पढ़ा रहा है। तो यहाँ लिखने में कुछ आपकी कमियां हो सकती हैं, लेकिन जब टैगलाइन रहेगा वो क्या चीज़ का वीडियो हो तो वहाँ सही रहता है। उस टैगलाइन का आप जरूर ध्यान दिएगा। तो आज क्या हम पढ़ेंगे आपका पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस वीडियो में, आज के वीडियो में हम पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन लॉ और हुंड का लॉ, हुंड का नियम, 2 लॉ इस वीडियो में पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। पहले पाउली अपवर्जन नियम देखेंगे, टाइमिंग रहेगी उसमें, तो हम दूसरा हुंड के लॉ भी देखेंगे क्या होता है। पाउली अपवर्जन नियम है क्या, ध्यान दीजिएगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, याद रखिएगा। इसे हम कहते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। क्या कहेंगे हिंदी में? पाउली की अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम हिंदी में क्या कहेंगे? पाउली का अपवर्जन नियम, इंग्लिश में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है। तो पाउली का अपवर्जन नियम क्या करता है, दिमाग में ये होना चाहिए। पाउली का अपवर्जन नियम की क्या यूटिलाइज है, व्हाट इज द बेनिफिट, यूटिलाइज क्या है। ठीक है। पाउली अपवर्जन नियम की सहायता से क्या करते हैं हम, जो आपका परमाणु होता है, वही परमाणु होता है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, टोटल नंबर, यानी देखिए 2 इसका मुकाम है। यानी पाउली अपवर्जन नियम की सहायता से हम क्या करेंगे, आपके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस इलेक्ट्रॉन का टोटल नंबर क्या होगा, कुल संख्या क्या होगा, उसको ज्ञात किया जाता है और उसका वितरण की व्यवस्था बताया जाता है। क्या वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काउंटेबल जो करते हैं हम कहां से करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाउली अपवर्जन नियम की तरह। पाउली एक्सक्लूजन लॉ के अनुसार हम क्या करते हैं, आपका ये दोनों चीज पता करते हैं, किसी परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं। ठीक है। यानी किसी परमाणु जो कोष होते हैं, खास करके कोष, उस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इससे आपको पता चलेगा। और उसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, इसका आपका निर्धारण किया जाता है पाउली अपवर्जन नियम की सहायता से। ये उसका हेल्प करता है। तो नियम क्या है, पाउली अपवर्जन नियम क्या होता है बताता है। खास करके इसके नियम में कुछ आपका क्वांटम संख्या के आधार पर हम उसका वितरण को जो डिफाइन करेंगे। तो किसी परमाणु क्या कर रहा है, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों क्वांटम संख्या होते हैं, चारों क्वांटम संख्या कौन सा, याद रखिएगा, आपको याद बताया गया है, n, l, m और s। ये क्या है, दिस इज ए क्वांटम नंबर। क्या है, क्वांटम नंबर, याद रखिएगा, क्वांटम नंबर। क्या ये क्वांटम नंबर कौन सा, l, n, l, m, s, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। ये क्वांटम संख्या क्या बता रहा है, किसी परमाणु में जो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकते। ये इसकी आपका नियम बताता है। आप लिखने के लिए लिखेंगे बुक में, हेडिंग डालेंगे पाउली अपवर्जन का नियम, पाउली एक्सक्लूजन लॉ। इसके नियम की सहायता से हम किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या और उसके वितरण को निर्धारण किया जाता है। पाउली अपवर्जन नियम के अनुसार आप लिखेंगे, नियम के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकते। ये आपको लिखना है। ओके, बुक में आपको ये होना चाहिए, फेयर कॉपी में ये मेंशन होना चाहिए। इसी को इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, नो 2 इलेक्ट्रॉन विदिन द सेम एटम। क्या लिख रहा है, नो 2 इलेक्ट्रॉन विदिन द सेम एटम कैन हैव, रखता है, ठीक है, हैव सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर। यानी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का जो वैल्यू होता है, वैल्यू क्या होगा, आपका वैल्यू होगा, वो क्या होगा, एक समान। कैन नॉट हैव ए सेम वैल्यू, यहाँ इसके नो दोनों के लिए है, कैन नॉट हैव द सेम वैल्यू, क्या होगा, इसके लिए आपका 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता। आप यूज कर सकते हैं इंग्लिश में भी, आप हिंदी में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका मन चाहे वो लिख सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका n बराबर 1 दिया, क्या दिया, n बराबर 1 के लिए प्रत्येक क्वांटम नंबर का मान बताइए। क्वांटम नंबर का मान बताए, ठीक है। ये आप हो गया n बराबर 1 के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताए। क्यों नहीं सेम हो सकते, ध्यान दीजिएगा। होता क्या क्या बताया इसने, पाउली अपॉर्चुन ने, आपका n का मान तो सेम हो सकता है, l का मान सेम हो सकता है, m का मान सेम हो सकता है, यानी आपका n l m ये तीनों मान तो एक समान हो सकते हैं। लेकिन जब s के मान की बात आएगी तो s का मान क्या होता है, डिफर हो जाता है। क्यों डिफर हो जाता है, क्योंकि एक s का मान प्लस हाफ में हो रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस हाफ में हो सकते हैं। यानी मान लिया जाए इसके मान 2 हो सकते हैं, इसके मान 2 हो सकते हैं, इसके मान 2 हो सकते हैं, सपोज दैट। लेकिन ये क्या बता रहा है, आपका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वह इलेक्ट्रॉन का s का मान डिफर हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो दिशा होती है तो क्या होती है, आपका समदिश ना होकर के क्या होगा, आपका पैरेलल ना होकर डिफरेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि जब सेम ऑर्बिटल की बात कर रहा है, ऑर्बिटल सेम है, जब ऑर्बिटल सेम है उसमें इलेक्ट्रॉन एक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में दिशा से मतलब है, एक आपका इस तरह रहेगा, दूसरा क्या रहेगा इस तरह, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, प्लस हाफ से, और दूसरे को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, माइनस हाफ से। अब ये बताइए, ये तो सभी मान समान हो सकते हैं, राइट, लेकिन ये क्या है, ये मान डिफरेंट है। तो वही कह रहा है किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकते, ठीक है। नो 2 इलेक्ट्रॉन विदिन द सेम वैल्यू, नो 2 इलेक्ट्रॉन विदिन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर, राइट, क्लियर, नोट कर लीजिएगा। देखिए जिसे मैं बता रहा था कि मान लीजिए n बराबर 1 के लिए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। अगर n बराबर 1 है, आप लिखेंगे, निकालेंगे, n बराबर 1 है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 0, हम जानते हैं। जब n बराबर 0 है तो m बराबर क्या हो जाएगा, 0, राइट। s का मान क्या हो जाएगा, प्लस हाफ और माइनस हाफ, ना जी, प्लस हाफ और माइनस हाफ। अब देखिए s को, ये आपका s क्या शो कर रहा है, कौन सा ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, सॉरी s उपकोष, और s उपकोष क्या क्या करेगा, s ऑर्बिटल होता है, ये कोष, ये उपकोष, ये ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये आपका मान आ गया क्वांटम संख्या का, लेकिन क्या बोला है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। जब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 में, यानी पहले में उपकोष कौन सा रहेगा, s उपकोष रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे आपका दोनों इलेक्ट्रॉनों के मान क्या आएगा, कहाँ है, 1s2 में, यानी पहले सेल में s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मान क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां लिखेंगे हम, प्रथम इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, प्रथम इलेक्ट्रॉन किसका मान, n का मान, l का मान, m का मान और s का मान, ये चार निकालना है ना जी, ध्यान देंगे आप। प्रथम इलेक्ट्रॉन का मान क्या आएगा, प्रथम इलेक्ट्रॉन कहां पाया जा रहा है, किस कोष में, पहले में, किस उपकोष में, 0 वाले में, m का मान क्या होगा, 0 होगा, प्रथम इलेक्ट्रॉन का मान क्या है, प्लस हाफ, राइट। अब देखिए सेकंड इलेक्ट्रॉन का मान, द्वितीय इलेक्ट्रॉन का मान, इसे हम सेकंड कहेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन का मान क्या आएगा, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन का n का मान क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, l का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, m का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, और s का मान देखिए क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी उपकोष की बात कर रहा है, s उपकोष में, यानी s ऑर्बिटल के में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मान और सेकंड इलेक्ट्रॉन का मान, n का मान तो सेम है, l का मान दोनों का सेम है, m का मान भी दोनों का सेम है,
यानी पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एल का मान, एन का मान, एल का मान, एम का मान, तीनों का मान तो सेम है, लेकिन एस का मान क्या है, डिफरेंट आ गया, एक प्लस में आया दूसरा माइनस में आया। तो वही कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान समान हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकते। तो इसी को हम सहायता से आप डिफाइन कर सकते हैं, इसी की सहायता से क्या कर सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए तो एल एम एम मिल सकता है, लेकिन एस का मान हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट रहेंगे। क्लियर है? और इसके आधार पे आपने क्या पता किया, आपके कुल इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। जैसे हमने बताया पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही डिफाइन करें ना। उसका वितरण कैसे होगा, हम वितरण को दर्शा दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को कुल संख्या और आपको उसके वितरण की व्यवस्था कौन बताता है, पॉली अपवर्जन नियम, पॉली अपवर्जन नियम की सहायता से हम कर सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। एक चीज याद रखिएगा, आपका क्वांटम संख्या का जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें पॉली अपवर्जन नियम का भी यूज होता है। जब भी आपको कभी लिखा जाए कि आपका n बराबर 2 या n बराबर 3 के लिए सभी क्वांटम संख्या का मान बताइए, तो सभी जब बात करें तो आपका क्वांटम संख्या जो मैंने बताया है रूल एंड रेगुलेशन, उसके आधार पे आप पूरा का पूरा मान निकाल देंगे। लेकिन जब लिख दे कि आपका n बराबर 3 के लिए, ठीक है, सभी क्वांटम संख्या कुल मान बताइए, यानी कुल इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा क्वेश्चन है। n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 के लिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। जब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान की बात आ जाए तो इस तरह आपको सभी इलेक्ट्रॉन के लिए आपको मान दिखाने पड़ेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन, चौथे इलेक्ट्रॉन, पांचवें इलेक्ट्रॉन, छठे इलेक्ट्रॉन, जो भी रहे उसका मान आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग ऐसे रूल में पहले आप कुल संख्या निकालेंगे, कुल संख्या जब निकाल लेंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन का मान ऐसे आप दिखाएंगे। ये पॉली अपवर्जन नियम की सहायता से किया था। जैसे एक एग्जांपल और आपको हम डिफाइन कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ n बराबर 1 के जगह हमने लिख दिया 2, n बराबर 2 के लिए प्रत्येक 2 के या n बराबर 2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 क्वेश्चन रहेगा। n बराबर 2 में, याद रखिएगा, में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तथा क्या होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या का मान बताइए, चारों क्वांटम संख्या का मान बताइए। याद रखिएगा, क्वांटम संख्या का मान बताइए। तो पहले n बराबर 2 दिया है, क्या दिया है, n बराबर 2 वैसे जब n बराबर 2 दिया है l का मान निकालिए, तो क्या आएगा 0 1। तो 0 और 1 आया तो 0 मतलब s उपकोष, इसका मतलब p उपकोष। m निकालेंगे, इसके लिए 0 के लिए 0, इसके लिए आपका हो जाएगा प्लस 0 और माइनस 1। वैसे ऑर्बिटल डिफाइन कर रहा है तो p में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। अब देखिए हर एक में कितना होगा, आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, राइट। इसमें कुल मिला करके देखा जाए p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 होगा ना जी, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या रहेगा 1s में है ना, 1 सॉरी दूसरा कोष है जी 2 है, दूसरे कोष और s उपकोष, यहाँ पर दूसरा कोष और p उपकोष। तो दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन, s में 2, p में कितना 6। यहाँ हम बात करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 + 6 = 8। क्या आएगा, कुल इलेक्ट्रॉन का मान आ गया, आया ना जी। अब क्या बोला, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का मान बताइए, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान। जब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान बोले तो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए। इतने करने के बाद आप लिखिएगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले किसमें हम यहां लिख सकते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए
चारों क्वांटम संख्या का मान तो आप पहले किसमें रहेगा, कौन सा 2s, यहाँ लिखेंगे हम 2s2 में, किसमें 2s2 में। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2s में जाएगा ना, राइट, 2s में। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में कौन का मान, l का मान, m का मान, n का मान और s का मान, n l m s का मान, ऐसे लिख डालिएगा। उसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन का मान क्या रहेगा, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें है, n का मान क्या आएगा 2, l का मान क्या आएगा, l का मान वहां से 0 लेंगे, आपका m का मान भी 0 आएगा। इसका मान पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्लस में जाएगा, किसमें जाएगा, प्लस हाफ। शायद मैंने यहाँ s नहीं दिखाया, बराबर s यहाँ दिखा सकते हैं, s यहाँ s मिस हो गया था, यहाँ s लिख लेंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ, यहाँ लिखेंगे प्लस हाफ और माइनस हाफ। देखिए ऐसे भी लिखा जाता है प्लस माइनस हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस हाफ, यानी इसमें बता रहा है कि दोनों है, प्लस भी और माइनस भी है, लिखा जा सकता है। तो ये मान आएगा। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन बता रहा है, सेकंड, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ, इसी में ना जी, तो n का मान सेम रहेगा, l का मान भी 0 रहेगा, ऐसा है, तो इसका मान 0 तो इसका मान भी 0 रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन का मान क्या आएगा, माइनस हाफ, क्या जाएगा, माइनस हाफ। तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए मान डिफर हो कि नहीं हुआ, यही पावर लिखा था, वितरण हो गया। अब जब ये हो गया, आप 2s2 का हो गया, तब किसका निकालेंगे, 2p6 में, इसमें सभी के लिए बोला, प्रत्येक के लिए बोला, तो इसका भी मान निकालेंगे। तो सेम वही क्या है, जैसे ही लगा सेम वैसे लगाएंगे, तो सेम वैसे लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप, देखिए इसको मिटा नोट कर लेंगे होंगे, शायद आप नोट कर लीजिएगा इसको। आप वीडियो को पुश करके रोक करके ये जो लिखा गया था इसको आप जरूर नोट कर लेंगे, बराबर। आइए देखिए 2p6 में, यहाँ लिखेंगे हम 2p6 में, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, यहाँ लिखेंगे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 1 2 3 4 5 8, राइट। पहले दो वहां हुआ तो तीसरा इसमें जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां, यानी आपका 6 इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल। किसका मान निकालना है, n का, l का, m का और s का। अब बताइए n का मान क्या होगा, 2, क्योंकि आपका लिखते हैं n l x, n मतलब बताया था मैंने, n मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल, ये आपका एजीमुथर, ये आपका इलेक्ट्रॉन। तो आपका ये क्या है, 2p मतलब 2 ये रहेगा, l का मान p के लिए क्या आएगा, बोलिए 1, क्या आएगा, 1 आएगा ना जी, p के लिए 1, तो p के लिए 1 आया, तो आपका m का मान क्या हो जाएगा, जब 1 है तो कौन से जाएगा, पहले +1 में, क्या रहेगा, +1, वहां जो मैंने आपको मिटा दिया है उसमें था +1 में, तो +1 में क्या आएगा, s का मान +12। अब आ रहा है चौथा इलेक्ट्रॉन, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, n का मान सेम, l का मान क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, m का मान क्या रहेगा, +12 रहेगा, क्योंकि प्लस वाले में एक प्लस जाएगा एक माइनस जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, -12, राइट, मिल रहा है लेकिन ये डिफरेंट हो जाता है। तो आपका इसके मान के लिए 2 सा इसमें रहेगा, यहाँ l का मान क्या रहेगा, बोलिए 1 ही रहेगा ना जी, यहाँ क्या होगा 0, बदल जा रहा है, यहाँ +12, फिर इसके लिए 2 देखेंगे, ये कहाँ से आया, जो हमने मिटा दिया उससे डिफाइन होगा, आप याद रखिएगा, फिर से मैं कर रहा हूँ, उसमें देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ये आपका 1 ही रहेगा, यहाँ पर 0, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 0 हो जाएगा, यहाँ -12 हो जाएगा। सातवें के लिए 2, यहाँ क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, 1 -1 +12, इसमें 2 1 -1 -12, ये लग गया। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या का नोट कर लीजिए। इसी तरह आपके बुक में n-3 के लिए, n-4 के लिए, किसी के लिए पूछा है, आप मान बताइए तो आसानी से बता सकते हैं, किसी के लिए एग्जाम्पल बुक में दिए गए हैं, तो आप पढ़िएगा, जो ना समझे कमेंट कीजिएगा, अगर विद्यालय खुल रहा है तो फिर से आपको बताया जाएंगे।
और जो बच्चे अलग हैं, मान लीजिए विद्यालय के नहीं है इस विद्यालय के, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर बताएंगे आपको। नोट कीजिए तब तक। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका बचा है आपका हुंड कला, ये 20 मिनट्स के हो गए हैं। इसके बाद आपको हुंड कला हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसका आपका पूछता है आपका पाउली अपवर्जन नियम का अनुप्रयोग बताइए, ठीक है। इसका अनुप्रयोग क्या होता है वो चीज़ें आप भी नोट कर लेंगे। तो बहुत सिंपल अनुप्रयोग है, यानी पाउली अपवर्जन नियम की सहायता से इलेक्ट्रॉनों कुल संख्या वितरण व्यवस्था दर्शाते हैं, जिससे निम्नलिखित बातें निष्कर्ष होती है। पहला क्या आएगा, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या 2n² होती है। क्या होती है, किसी भी कोष में। इसका अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग क्या रहेगा, किसी भी कोष में, यानी आपका अनुप्रयोग में जो क्या क्या करेंगे, जो आपका डिफाइंड निष्कर्ष जो निकलेगा, रिजल्ट जो निकलेगा, उसी को हम लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे अनुप्रयोग में, इसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उसके वितरण को दर्शाते हैं, जिससे निम्नलिखित चीजें निकल के आती हैं, निष्कर्ष निकल के आते हैं। तो पहला क्या बताएंगे, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या 2n² होती है। इस बात से, इस आपके नियम से पता चल जाता है 2n²। इन 2n² के आधार पे आप निकाल सकते हैं किस कोष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। आप कोष में उपकोष क्या होता है, कोष में उपकोष होते हैं, कोष में ऑर्बिटल होते हैं। नेक्स्ट अनुप्रयोग क्या बता रहा है, आपका कोष में उपकोष हो गया, उपकोष में ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। यानी मुख्य ऊर्जा स्तर, उप ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो पूछे आपका किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में उप ऊर्जा स्तर की कुल संख्या कितनी आएगी, तो मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। यह पॉइंट आप लिख सकते हैं। बताया जाता है आप एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में आपका 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ऑर्बिटल में, या सॉरी ऑर्बिटल करें, एफ उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या बताएंगे, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, राइट। ये आप इसकी सहायता से आप बताएंगे, क्या बताएंगे, इसकी सहायता से आप ये चीज़ें बताएंगे। ये इसका आपका यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ढेर सारे आप इसका अनुप्रयोग है, आप नोट लिख सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए क्योंकि इससे पहले कोई कमेंट किया था, सर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों रहेंगे, क्योंकि पहले सेल 1/1 होता है, उसमें पहले सेल जो होता है उसमें केवल एक उपकोष पाया जाता है। कमेंट एक जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा रहे थे उसमें था कि सर पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। तो ये आपका पाउली अपवर्जन नियम बता रहा है कि आपका जो पहला सेल होता है उसमें क्या होता है, एस उपकोष होता है। जहाँ एस उपकोष की बात आ रही है तो एक ही एस उपकोष है, इसलिए उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम डाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ये आपको उनके नियम के आधार पर होगा। ये क्लियर है। आप जो कमेंट किए थे उसका आंसर यहाँ उस टाइम आंसर दिया गया था अकॉर्डिंग टू पाउली अपवर्जन नियम की सहायता से, के आधार पे ही उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वो बताया गया था। तो यहाँ भी इसको क्लियर किया जा रहा है। ओके, नोट कर लीजिएगा, फिर हुंड का नियम बताते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए थैंक यू।